कि जो आज का अग्रोहा है, किसी समय यहाँ पे आग्रेय नाम का जनपद था या गणराज्य था, और ये वार्ता शस्त्रोपजीवी लोगों का था कि वहाँ पे जो लोग थे ना, हर एक योद्धा था। इसीलिए अग्रवालों को जो है ना क्षत्रिय भी माना जाता है, कि अग्रवालों का जो इतिहास है उसको इस रूप में जोड़ के देखा जाता है कि ये लोग पहले क्षत्रिय थे, बाद में व्यापार करने लग गए। मित्रों, हमारे हरियाणा का एक बहुत महत्वपूर्ण समाज रहा है अग्रवाल समाज। इस समाज की हम वित्तीय क्षेत्र में तो उपस्थिति देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्थान हैं, बहुत सारे अपने समय के कुएं, बावड़ियाँ, स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं हैं, जहाँ पर इस समाज के अंकन को हम देख सकते हैं। इस समाज की एक बड़ी उपस्थिति है, पर इस समाज के बारे में बाकी के जो लोग हैं उनके पास वैसी समझ और वैसी संकल्पना नहीं है। तो इसी कमी को पाटने का एक बड़ा काम किया है हमारे दोस्त मोहित अग्रवाल जी ने, जिनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है हरियाणा का गौरव अग्रवाल समाज। तो इस किताब में मोहित भाई अग्रोहा से जब वो अग्रोहा से छोड़कर बाकी जगह पर जाने लगते हैं, तब से लेके वर्तमान समय तक की पूरी जो विकास की जो यात्रा है, उनके फलाव की जो कहानी है, उसके जो आयाम है, उनको समेटते हुए इस किताब की शक्ल उसे देते हैं। अब जैसे मैंने पिछले 2 साल से अग्रवालों की वंशावलियों पे काम शुरू किया है, तो उसमें देखने वाली बात क्या है कि ना 10 पीढ़ी से लेके 40 पीढ़ी तक की वंशावलियाँ मिल रही हैं। तो उसमें जैसे हम मानते हैं कि अग्रवालों का जो निकास है वो अग्रोहा से है। अग्रोहा से किस पीरियड में हुआ, किस समय हुआ, उनके शुरुआती निवास स्थान कहाँ थे, कैसे विस्तार हुआ, इस पे किसी ने काम नहीं किया ढंग से। तो जो वंशावलियाँ मिल रही हैं उन वंशावलियों से पता लग रहा है कि सबसे पहला जो पलायन अभी तक पता लग रहा है, जिसको अर्लीस्ट माइग्रेशन कहा जा रहा है, वो 8वीं शताब्दी के मध्य वहाँ से लेके 13वीं शताब्दी के आखिर तक इनका पलायन पता लगता है। 13वीं शताब्दी के आखिर में जब पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ, उस समय ये इलाका पूरी तरह नष्ट हो गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इसी समाज के हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्वज भी उस दौरान अग्रोहा से निकल के आए थे, और उस दौरान उनके गोत्र का, क्योंकि उनका गोत्र सिंघल था, उनके गोत्र की महिलाएं बड़ी मात्रा में सती हो गई थी उस समय। तो वहाँ से वो अपने परिवार के इतिहास को बताते हैं। अग्रोहा जो है प्राचीन काल में, अगर हम शोध की दृष्टि से देखें तो एक गणराज्य था। गणराज्य कहो या जनपद कहो, आज की भाषा में हम जिनको ज़िले कहते हैं ना, प्राचीन काल में उनको जनपद कहा जाता था। प्राचीन काल में गणराज्यों की 2 स्थिति कही गई है, एक गणाधीन और एक राजा अधीन। गणाधीन में भी जो हुआ करते थे ना राज्यों की, कुछ की स्थिति ये होती थी कि वहाँ पे सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य हुआ करता था। तो उसमें क्षेत्र का हर एक नागरिक सैन्य प्रशिक्षण लेता था। आम रोज़ में तो वो अपना व्यापार करता था या जो व्यवसाय था उनका वो करता था, और युद्ध के समय युद्ध में भाग लेता था। तो उनको जो है ना वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा जाता है। डॉक्टर वासुदेव शरण ने प्राचीन काल के इतिहास पे जो शोध किया, उसमें भी वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जो आज का अग्रोहा है, किसी समय यहाँ पे आग्रेय नाम का जनपद था या गणराज्य था, और ये वार्ता शस्त्रोपजीवी लोगों का था कि वहाँ पे जो लोग थे ना, हर एक योद्धा था। इसीलिए अग्रवालों को जो है ना क्षत्रिय भी माना जाता है, कि अग्रवालों का जो इतिहास है उसको
इस रूप में जोड़ के देखा जाता है कि ये लोग पहले क्षत्रिय थे, बाद में व्यापार करने लग गए। योद्धाओं के वंशज होने की वजह से भी ना अग्रवालों को पीढ़ी दर पीढ़ी छत्र धारण करने का अधिकार है। इसके ऊपर जो है ना एक रियासत में एक विवाद भी हो गया था, तो उसमें बाकायदा उस समय राजा ने ना फरमान जारी किया था कि भाई इनको रोका ना जाए, इनकी बारात जो है ना छत्र के साथ निकालनी दी जाए। उस समय ना हर एक की जो बारात है वो छत्र के साथ नहीं जाती थी। उस समय केवल क्षत्रिय लोग अधिकतर छत्र धारण करते थे अपने विवाह में लड़कों के। तो अग्रवालों को ये विशेष अधिकार था कि जब भी उनकी विवाह होगा और लड़के की शादी होगी तो उसमें घोड़ी के आगे या बारात में छत्र चलेगा। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के समय जो युद्ध हुआ उसके कारण बहुत बड़ा एक हमला था अग्रोहा पे, और अग्रोहा के अंदर 12,000 के लगभग औरतें सती हुई थी। इतना भयंकर युद्ध हुआ था। और क्योंकि काबुल से जो रास्ता दिल्ली को आता है, जो प्राचीन पथ है, उत्तर पथ कहते हैं ना जिसको, उस उत्तर पथ के मध्य स्थित होने की वजह से बार बार ये हमलों का शिकार बनता रहा। तो लोगों ने अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पे स्थापित करने के लिए वहाँ से पलायन किया। तो मध्यकाल में इनका पलायन हुआ है। मध्यकाल में जैसे जैसे इनका पलायन हुआ, जैसे अग्रोहा छोड़ने के बाद ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो गए। अग्रोहा के जो निकटवर्ती इलाके थे वहाँ पर गए ये वंशावलियाँ जो मिलती हैं उनसे साफ पता लगता है कि अग्रोहा के आसपास के जो जनपद हैं इस समय, उन्हीं जनपदों के गांव में ये लोग फैले थे। और बाद में वहीं से उसके जो आसपास के जो शहर थे उस समय के, उन शहरों में वो मिलते हैं। किसी शहर में 600 साल पहले हैं, किसी में 300 वर्ष पहले हैं, किसी में 200 वर्ष पहले हैं, तो किसी में 400 वर्ष पहले हैं। अगर हम देखें, सबसे जो रोचक बात दिखाई देती है कि अग्रोहा के बाद अग्रवाल जो सबसे बड़ा उनके द्वारा स्थापित नगर था अग्रवालों के, वो महम हुआ करता था। महम के अंदर से अग्रवालों का लगभग 600 वर्ष का इतिहास मिलता है। अकेला महम ऐसा था जहाँ पे 7-8 गोत्र के लोग एक शहर के अंदर निवास कर रहे थे। और महम से निकल के, महम भी जब टूटा आज से करीब 300 वर्ष पहले, उसके बाद भिवानी और दादरी उभरा था। तो महम के टूटने का कारण क्या था? महम पे भी वही है कि हमले होते रहते थे। उस समय जो लोग महम से निकले ना, दूर दूर जाके बस गए। वृंदावन भी गए, प्रयागराज भी गए, जयपुर भी गए, यहाँ तक कि लाहौर गए, अमृतसर, बटाला, उसके अलावा लायलपुर वगैरह जो इलाका पंजाब का आजकल पाकिस्तान में चला गया, जिसे पश्चिमी पंजाब कहते थे, जो समृद्ध इलाका माना जाता था, उस इलाके में ये लोग जाके बस गए। देखने वाली बात क्या है कि उस समय सिख राज्य था पंजाब के अंदर, और वो इलाके सुरक्षित इलाके थे। अग्रवाल 18 गोत्रों के समूह को कहा जाता है। जो वैश्य परिवार 18 गोत्रों के थे जो अग्रोहा से निकले, अग्रोहा से निकलने के बाद जब वो दूसरे स्थानों पे गए तो उनको उनके गोत्र से ना पहचान कर एक विशेष उनके स्थानवाची शब्द से पहचाना गया और उन्हें अग्रवाल की संज्ञा दी गई। शुरू में इनके लिए अग्रोत कानवय शब्द को भी प्रयोग किया गया है। अगर हम जैन ग्रंथों को देखते हैं ना, तो जैन ग्रंथों में अग्रवाल जो परिवार है विभिन्न गोत्रों के, उनके लिए अग्रवाल शब्द ना इस्तेमाल करके अग्रोत वंशी या अग्रोत कानवय शब्द इस्तेमाल किया गया है। अग्रोत कानवय शब्द का प्रचलन पहले हो गया था, अग्रवाल का बाद में हुआ है। अगर हम गोत्रों की बात करें तो 18 गोत्रों की सूची है, उसमें से केवल 15 गोत्र मिलते हैं। 3 गोत्रों के बारे में अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि या तो उनकी संख्या बहुत कम है या फिर वो लुप्त हो गए हैं। उनमें से भी 12 गोत्र केवल हरियाणा में मिलते हैं, बाकी 3 गोत्र हरियाणा में है ही नहीं।
केवल अगर हम जींद और हिसार के बीच की बात करें, जींद से हिसार के बीच के जो गांव थे उन्हीं में से पता लग रहा था कि 12 गोत्र के परिवार यहाँ निवास कर रहे थे किसी समय। अब तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा, क्योंकि सब जगह फैल गए ना अग्रवाल लोग। अग्रवाल लोग तो पूरे देश में विदेश में सब जगह फैल गए। अब जैसे गर्ग गोत्र है, सबसे बड़ा गोत्र है वो, उसकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं भी मिल जाता है और बड़े सहज रूप से मिल जाता है। दूसरे नंबर पे गोयल आता है, वो भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो हर एक गोत्र के आदमी सब जगह धीरे धीरे फैल गए। इनका जो विस्तार हुआ है वो पिछले 300 वर्ष के अंदर हुआ है, ज़्यादा जो विस्तार हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें जो है ब्रिटिश शासन की वजह से हुआ है ये। ब्रिटिश शासन में जैसे जैसे वो नए नए क्षेत्र विकसित करते गए तो और जैसे सुरक्षा आती गई तो अग्रवाल लोग एक स्थान पे स्थिर हो गए या नए नए स्थानों पे जाके बसने लग गए। जहाँ जहाँ पे नई नई उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ स्थापित करी ना, या फिर समझो नए, जैसे कहीं पे उन्होंने छावनी बनाई, कहीं सिविल एरिया बनाया, कहीं नया शहर दोबारा से विकसित किया, तो इस वजह से अग्रवाल दोबारा से वहाँ चले गए जहाँ पे भी नहीं थे। राजस्थान में जो वैश्य हैं वो केवल अग्रवाल नहीं है, अग्रवाल के अलावा ओसवाल है, खंडेलवाल है, माहेश्वरी हैं, विजयवर्गीय हैं। तो वैसे अगर हम देखें वैश्यों में सबसे ज़्यादा संख्या अग्रवालों की है। सबसे ज़्यादा जो वंशावलियाँ लंबी लंबी मिलती हैं वो राजस्थान के अंदर निवास करने वाले अग्रवालों की मिलती हैं। उनको देश भर के अंदर मारवाड़ी शब्द से संबोधित किया जाता है। जो लोग राजस्थान से कालांतर में देश के विभिन्न भागों में गए उनको मारवाड़ी कहा जाता है। जैसे पहले संख्या कम थी तो उस समय पे क्या है, हमारे यहाँ वैसे तो पहले से प्रचलन था कि भाई मामा का गोत्र छोड़ते थे, दादी का गोत्र छोड़ते थे, कहीं कहीं नानी का भी छोड़ते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, पहले नानी का गोत्र छोड़ना बंद कर दिया, फिर दादी का गोत्र छोड़ना बंद कर दिया और मामा का गोत्र भी धीरे धीरे बंद हो गया। अब अपना गोत्र बचा है। तो हालांकि लोग अभी भी प्रयास करते हैं कि अगर मामा का गोत्र छूट जाए तो अच्छा है। कहीं कहीं ना जैसे गांव में या शहरों में कुछ रोचक किस्से हैं। जैसे एक गांव है जींद ज़िले में अलेवा, कहने को तो गांव है वो, पर गांव के अंदर भी एक सेठ थे, वो मुआना गांव है वहीं निकटवर्ती, वहाँ से आए थे। तो मुआना गांव से आए थे, ठोले शाह का ख़ानदान कहा जाता है उसको। तो वहाँ पे उन्होंने लगभग 9000 गज की हवेली बनाई हुई थी, जिसमें कि 8400 गज उनका बिल्टअप एरिया था। वहाँ पे आसपास में सबसे बड़ी हवेली थी। उस समय गांव में 1500 गज से ऊपर की हवेलियाँ हुआ ही नहीं करती थी। आप हिसाब लगाओ ना, 9000 गज की हवेली होना कितनी बड़ी बात होगी। उस समय आज़ादी से पहले उसी परिवार से थे लाला रिखी राम। उनको जींद के जो आखिरी महाराजा थे उन्होंने अपना सेठ बनाया हुआ था। जींद राजा के बगल की गद्दी पे बैठते थे वो, केवल इकलौते सेठ थे वो। पता लगता है कि इटावा में किले के जैसी बड़ी बड़ी हवेलियाँ बना रखी थी। वो हवेली कम से कम भी 10-10 एकड़ की 5 हवेलियाँ थी। ऐसे ही बनारस के पास में एक आजमगढ़ ज़िला पड़ता है, वहाँ पे अजमतगढ़ है जगह। अजमतगढ़ में 32 चौक की हवेली थी। उनका जो परिवार है वो मतलब उनका इतिहास मिलता है चंद्रराज भंडारी की पुस्तक से, उसे अजमतगढ़ का राज परिवार कहा जाता है। तो काफ़ी बड़ा ज़मींदार परिवार था। अग्रवालों के पास तो कृषि भूमि बहुत रही है,
मैं तो सोचता था कि 100, 200, 500 एकड़ बड़ी बात होती होगी। अग्रवाल लोग तो जो हैं 200, 300 गांव की ज़मीन के मालिक थे। एक ही परिवार के पास में करीब 41,000 एकड़ ज़मीन थी। ज़िले में जो बड़े ज़मींदार थे अग्रवाल लोग ही थे कई जगहों पे। तो यूपी में ये सबसे ज़्यादा देखने में आता है। आज जो एक कोई अग्रवाल है ना और थोड़ा सा संपन्न भी है, तो वो अपने साथ में जो समझदार है वो हर किसी को अपने साथ जोड़े रखता है। एक छोटे से जो सफाई कर्मी हैं उससे लेके विभिन्न दर्जे के जो लोग हैं सब उसकी पहुंच में होते हैं। सभी से उनका संपर्क रहता है। और ये कह लो कि उन्होंने ना एक उनसे संबंध स्थापित किया हुआ है। हमारे अग्रवाल समाज के लोगों की जो प्रतिष्ठा थी ना, वो प्रतिष्ठा इसी वजह से बनी हुई थी, या यही आधार था उसका। हमारे समाज की जो लोग इज्जत करते थे ना, वो सम्मान करने का कारण ये था कि दुख सुख में समय पड़ने पर वो लोग सबकी मदद करते थे। आज भी जिन गांव से जो अग्रवाल परिवार निकले हैं, जब भी वो अपने गांव में, पैतृक गांव में जाते हैं किसी कार्यक्रम में या किसी कारण से, तो वहाँ के लोग बड़ा आदर करते हैं उनका इसी वजह से। आज भी हमारे समाज के अंदर, आज हम हालांकि आधुनिक भारत में हैं, पर आधुनिक भारत को भी अगर हम देखेंगे ना, तो हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसका एक बड़ा भाग अग्रवाल समाज की ओर से आता है। अब जब कोरोना की बीमारी फैली ना, 100 करोड़ रुपए अग्रवाल समाज के लोगों ने दिए हैं। सोचो, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 500 रुपये, 1000 रुपये या 1 लाख रुपए देने वाले हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं होंगी कितने होंगे। जब कोरोना की बीमारी हुई ना, हमारे समाज के लोगों ने अपने खजाने खोल दिए सारे। कोई 25 करोड़ दे रहा है, कोई 10 करोड़ दे रहा है, कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए तो खर्च दिए होंगे, और सर्व समाज के लिए काम करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो हर किसी को दिखाई नहीं देता, हर कोई उसको समझ नहीं पाते।